दोस्तों नमस्कार। देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव जो 18 जुलाई को मतदान होना है उसके लिए अगर आप माने तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हालांकि इस चुनाव के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत के अंदर, इसके अंदर आम मतदाताओं का, आम जनता का सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन क्योंकि हमारे द्वारा, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि यानी कि विधायक, सांसद और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चयन करते हैं, तो मान ले तो इस अगर देखा जाए तो इसके लिहाज से राष्ट्रपति के चुनाव में आम जन की भी सीधी सीधी भागीदारी यूँ हो जाती है, क्योंकि उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि ही देश का राष्ट्रपति चयनित करते हैं। दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति पद का चुनाव सीधे आम जनता से नहीं जुड़ा हुआ, तो इस पर लोगों का ध्यान भी कम होता है। लेकिन क्योंकि ये देश का प्रथम नागरिक होने वाले का चयन होता है, यानी कि जो हिंद प्रधान बनते हैं, देश के मुख्य नागरिक होते हैं, पहले नागरिक, उसका चुनाव होता है, तो ज़रूरी है कि इसके बारे में भी देश की आम जनता को, आम आवाम को पता हो कि उनका जो राष्ट्रपति चयनित होने जा रहा है वे कैसा नेता है, उनका प्रारब्ध क्या रहा है, उनकी गतिविधियां कैसी रही हैं, उनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन कैसा रहा है। तो क्योंकि देश रोज़ाना हर चुनाव में, चाहे वो छोटी सरकारों के चुनाव हो यानी कि नगर परिषद और ग्राम पंचायतों के, आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए और हरियाणा में निकाय संस्थाओं के चुनाव हुए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे छोटी सरकारों के चुनाव हों, चाहे प्रदेश सरकारों के चुनाव हों, 5 विधानसभा के चुनाव हुए जिसके अंदर देश रोज़ाना ने अपनी महती भूमिका अदा की, अपना दायित्व निभाया, अपने दर्शकों को बताने का, जानकारी देने का कि चुनाव में क्या घटित हो रहा है। तो क्योंकि अब राष्ट्रपति पद का चुनाव है, तो इसी दायित्व का निर्वहन करते हुए आज से हम आपके बीच मौजूद हैं, आपके साथ हैं, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक विशेष सीरीज़ के साथ। इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं उनका इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए के प्रत्याशी हैं और श्री यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के साझा प्रत्याशी हैं, उनका पुराना जो राजनीतिक जीवन रहा है वो किस प्रकार का रहा है, देश में उन्होंने किन किन महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि पिछले जो देश में राष्ट्रपति रहे, आप ध्यान करें तो इस चुनाव के अंदर यशवंत सिन्हा जी एक बात बहुत बार बार कह रहे हैं कि रबड़ स्टैंप वाली बात, और द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है और एक माने तो एक देश के अंदर एक इतिहास रचे जाने की तैयारी है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले राष्ट्रपति जो हमारे देश के रहे, उनके कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या विशेष रहा, राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति पद के चुनाव में प्रत्याशी जो बनता है उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति चयनित होते हैं उनका कार्यकाल किस प्रकार का पहले रहा या आगे उनके पास क्या क्या कार्य करने के नैतिक दायित्व होते हैं, अधिकार होते हैं, उनके कर्तव्य होते हैं। तो आज आपके पहले दौर में, पहले चरण में इस सीरीज़ के हम आपको बताएंगे। आप अगर देख रहे हैं तो इस चुनाव के अंदर बड़ा सीधा मुकाबला है आमने सामने का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व यशवंत सिन्हा जी के बीच। इससे पिछले भी कई चुनावों में जो आज की युवा पीढ़ी है वो देख रही होगी कि इसके अंदर आमने सामने का मुकाबला होता है, 2 प्रत्याशी होते हैं। लेकिन एक दौर वो था कि जब राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए भी उम्मीदवारों की बड़ी फौज हुआ करती थी, 15-15, 20-20 प्रत्याशी हुआ करते थे। ये क्यों बदला नियम, आमने सामने का मुकाबला होना कैसे शुरू हुआ? एक बात और आप ध्यान कीजिए कि अगर आप पिछले दिनों, पिछले कुछ दशकों पर नज़र दौड़ाएं तो देश का जो राष्ट्रपति चयनित होता है वो 25 जुलाई को ही होता है। 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति पद की शपथ होती है और 24 जुलाई के दिन जो राष्ट्रपति जी का जो कार्यभार होता है, उनकी जो समय होता है वो समापन होता है, यानी कि रामनाथ कोविंद जी का भी जो कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। और तीसरा हम आपको बताएंगे कि किन हालात में अगर राष्ट्रपति जो चयनित हों वो इस्तीफ़ा दे दें या उनका निधन हो जाए या किसी हालात में राष्ट्रपति पद की कुर्सी खाली हो, तो उस समय किस प्रकार से राष्ट्रपति अगले का चयन होता है। तो सबसे पहले आपसे बात करते हैं कि आखिर ये आमने सामने का जो मुकाबला कहें, अगर इसको हम सीधे ये कहें कि 2 दलीय परंपरा राष्ट्रपति चुनाव में कैसे शुरू हुई, पक्ष व विपक्ष की, तो इसके इतिहास में हम जाएंगे। 1969 का वो दौर था जब देश के कानून के निर्माता उस समय चिंता में पड़ गए थे, और वो दौर वो था जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का पद पर रहते हुए निधन हो गया।
उस समय तक किसी ने सोचा नहीं था कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वह इस्तीफा दे दें और उस दौर में जब संवैधानिक संकट खड़ा हो तो इस दायित्व को कौन संभाले। इस संकट के समाधान के समय नींव पड़ी थी दो नियमों की। एक तो वो कि अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाए तो किस प्रकार से आगे दायित्व दिया जाए, और दूसरा वो कि अगर राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी किस तरीके से कम उतरें ताकि इस चुनाव की गरिमा बनी रहे। आपको बताएं कि 1967 के राष्ट्रपति चुनाव में 17 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, और जब 1969 में फिर चुनाव हुआ तो उसके अंदर 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे। और यहीं पर एक सोच बनी कानून निर्माताओं की, संविधान ने जो विशेषज्ञ थे, कि किस प्रकार से ऐसा किया जाए कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव में प्रत्याशी कम हो। तो वैसे तो पिछले कई वर्षों से हम आपको पहले बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में 2 प्रत्याशियों का उतरने का चलन चल रहा है, लगभग 3 दशक से ही है। लेकिन 1967 का वो दौर था जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 कैंडिडेट मैदान में उतरे थे। उन प्रत्याशियों में जो मुख्य नाम थे वो तो थे ही थे, लेकिन उनमें जो और नाम थे जो चुनाव लड़ रहे थे, वे एक नाम था हरिराम। चौथे यानी कि 1967 का जो राष्ट्रपति चुनाव था, उस चुनाव के अंदर हरिराम को एक भी वोट नहीं मिला था, लेकिन वो चुनाव लड़ते रहे थे मतदान होने तक। मान लें कि जिन्होंने उनकी सिफारिश की थी उन्होंने भी उनको वोट नहीं दिया था, और इसके बाद से हरिराम तो कम से कम चुनाव नहीं लड़े थे। अब आपको बताते हैं कि ये नियम कैसे बना कि अब तक के राष्ट्रपति चुनाव में जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उतरने का रिकॉर्ड था 1967 में 17 प्रत्याशी थे, जिनमें से हरिराम सहित 9 प्रत्याशी ऐसे थे कि जिनको एक भी वोट नहीं मिला था, और 4 प्रत्याशी ऐसे थे कि जिनको 250 से कम वोट वैल्यू के मत मिले थे। और इस चुनाव में जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने थे। जाकिर हुसैन जी की 2 साल बाद मृत्यु हो गई थी। 1969 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, और इस चुनाव में भी 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे, और उस चुनाव में भी यानी कि 1969 में चुनाव हुआ राष्ट्रपति पद के लिए, उस चुनाव के अंदर भी 15 प्रत्याशी थे, जिनमें से 5 प्रत्याशी ऐसे थे जिनको एक भी वोट नहीं मिला। यही वो 2 चुनाव थे जिन्होंने प्रत्याशियों की संख्या पर लगाम कसने के नियम की नींव डाली। और इसके बाद हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव में नॉन सीरियस कैंडिडेट, यानी कि जो प्रत्याशी सीरियस नहीं होते हैं, उनके खड़े होने पर रोक लग गई। 1974 में नियम बना, और इस नियम के तहत राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी प्रत्याशी को कम से कम 20 इलेक्टर्स का समर्थन, यानी कि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होना जरूरी है, ये बना दिया गया। एक बात साथ में और रखी गई कि एक इलेक्टर एक ही प्रत्याशी के नाम का प्रस्ताव दे सकता है या अनुमोदन कर सकता है। दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव दोनों सदनों के निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, और सभी सांसदों और विधायकों को मिलाकर इलेक्टोरल जो कॉलेज बनता है, इसके हिसाब से प्रत्येक को इलेक्टर कहा जाता है। कैंडिडेट के लिए 20 इलेक्टर्स की जो नियम लाने का नतीजा यह निकला कि 1974 के राष्ट्रपति चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी मैदान में आए। लेकिन उसके बाद भी एक बदलाव फिर करना पड़ा 1992 के राष्ट्रपति चुनाव में। 1992 का राष्ट्रपति जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर 2 बड़े प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए, धरती पकड़ और राम जेठमलानी, और उसके बाद फिर नियम बदला। 1992 के राष्ट्रपति चुनाव ने दिखाया कि नॉन सीरियस कैंडिडेट को रोकने के लिए जो 1969 में फॉर्मूला बनाया गया था 20 इलेक्टर्स के समर्थन वाला, वह नाकाफ़ी है। 1992 का जो चुनाव हुआ, वह चुनाव बड़ा चर्चित रहा, राष्ट्रपति चुनाव। उसके अंदर देश के प्रसिद्ध अधिवक्ता राम जेठमलानी और काका जोगेंद्र सिंह उर्फ धरती पकड़ चुनाव लड़े ही नहीं, बल्कि वोटिंग की स्टेज तक वो पहुँचे। धरती पकड़ से आपको ध्यान तो आया होगा कि धरती पकड़ एक नाम मशहूर रहा है काका जोगेंद्र सिंह का। उन्होंने सैकड़ों चुनाव लड़े और वे मशहूर थे चुनाव हारने के लिए, कभी कोई चुनाव जीते नहीं, इसलिए उनको धरती पकड़ के नाम से हमेशा जाना जाता रहा। आज राम जेठमलानी जी भी और काका जोगेंद्र सिंह और धरती पकड़ दोनों इस दुनिया में नहीं है। खैर, 4 कैंडिडेट वाला जो चुनाव था, इसके अंदर राम जेठमलानी जी को कुल 2704 वैल्यू के वोट मिले और धरती पकड़ को 1135। नतीजा, दोनों की जमानत जब्त हुई। इस चुनाव में राष्ट्रपति बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और उन्होंने जॉर्ज गिलबर्ट स्वेल को चुनाव हराया। 1992 के इस चुनाव से सबक लेते हुए
जो 1997 में अगला राष्ट्रपति चुनाव हुआ, उसके लिए नीति निर्धारकों ने जो पहले कैंडिडेट के लिए 20 इलेक्टर्स के समर्थन की संख्या थी उसको बढ़ाकर 100 कर दिया, यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। और 1997 के बाद का आज तक का कोई ऐसा चुनाव नहीं हुआ जिसके अंदर कोई तीसरा प्रत्याशी भी मैदान में आया हो। तो जो हम आपको बता रहे थे कि ये नियम कहाँ से बना, तो ये नियम यूँ बना कि पहले 1969 में जबकि 17 प्रत्याशी थे, और फिर 1992 में कि जब 4 प्रत्याशी थे, तो नीति निर्धारकों ने ऐसे नियम बनाए। पहले ऐसा नियम बना कि 20 इलेक्टर्स यानी कि 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक, और उसके बाद 1997 के चुनाव के लिए 100 इलेक्टर्स यानी कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक का नियम बनाया गया, जिसके बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए नॉन सीरियस कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होना ही बंद हो गया। और 1997 के बाद से लेकर और आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सभी चुनावों में अगर हम यह कहें कि जो 2 दलीय परंपरा कह दें या 2 प्रत्याशी परंपरा, एक प्रत्याशी पक्ष का और दूसरा विपक्ष का, वो परंपरा चली आती रही है। दूसरा, मैंने आपसे जब ये कार्यक्रम शुरू किया था आपसे जिक्र किया था कि जब राष्ट्रपति का निधन हो जाए, जाकिर हुसैन जी पहले राष्ट्रपति थे 1969 में जिनका निधन हो गया था, और उस समय संवैधानिक संकट पैदा हो तो समाधान क्या निकले, इसके लिए कोई नियम पहले नहीं था जो बाद में बना। आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 को देश के तीसरे राष्ट्रपति बने थे, और वह इसके साथ साथ देश के पहले अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने के महज 2 साल बाद 3 मई 1969 को जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया, और यह पहला मौका था जब कार्यकाल से पहले ही राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। जाकिर हुसैन की मौत ने देश में संवैधानिक संकट पैदा कर दिया। दरअसल हमारे संविधान में इस बात का कहीं जिक्र नहीं था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अचानक मौत हो जाए या वे इस्तीफा दे दें या किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उस प्रमुख दायित्व को निभाएगा कौन। इस संकट से निपटने के लिए सदन ने लगभग 3 हफ्ते बाद यानी कि 28 मई 1969 को प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 बनाया, जिससे इस संकट का समाधान निकाला गया। और उसके बाद तय हुआ कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति पद का जो राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो सकता है और उसकी व्यवस्था कैसे हो सकती है। तो 3 परिस्थिति बन सकती है कि एक तो जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो चुनाव हो ही जाएगा। जो 3 परिस्थिति मुख्य होती है वे कहते हैं कि राष्ट्रपति के खुद इस्तीफा देने पर। दूसरी बन जाती है कि राष्ट्रपति पद पर जो कार्यरत हों दुर्भाग्यवश उनकी मौत हो जाए। और तीसरा, राष्ट्रपति पद को जो राष्ट्रपति पद पर विराजमान हो उनको महाभियोग ला करके हटा दिया जाए। ऐसे में इस हालात से निपटने के लिए प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 लाया गया, और उसके मुताबिक अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति यानी कि जब राष्ट्रपति अगर किसी तरह से उनका पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति संभालें, और अगर दोनों ना हों यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की कुर्सी किसी भी हालात में अगर खाली हो, चाहे किसी का दुर्भाग्यवश निधन हो जाए, चाहे इस्तीफा दे दें या चाहे महाभियोग आए, ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा या उनके दायित्व को निभाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी मौजूद नहीं है तो उस हालात में सुप्रीम कोर्ट का जज जो सबसे सीनियर जज हो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के दायित्व को निभाएगा। और जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या प्रमुख जस्टिस हों, मुख्य न्यायाधीश हों, उन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाले सभी अधिकार मिलेंगे, और उनके साथ साथ राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार सभी पर उनका नैतिक अधिकार होगा, नैतिक हक होगा। और दोस्तों, मैंने आपसे जो कार्यक्रम शुरू किया, तीसरी चर्चा आपसे की थी कि आखिर 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति शपथ क्यों लेते हैं, इसकी परंपरा कब से बनी। तो आपको बताएं कि देश में पहले से ही कोई ऐसी परंपरा नहीं थी कि 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली जाए। आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि जो देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे ऐसे राष्ट्रपति हैं कि जिनको लगातार सबसे अधिक कार्यभार मिला, 2 योजनाओं से ज़्यादा यानी कि 1 दशक से ज़्यादा। वे 12 साल 107 दिन राष्ट्रपति रहे यानी कि 12 मई 1962 तक।
13 मई 1962 को सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति बने, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और 12 मई 1967 तक राष्ट्रपति पद पर रहे। 13 मई 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति बने, लेकिन कार्यकाल पूरा करने से पहले ही 3 मई 1969 को दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया। जाकिर हुसैन के निधन के बाद वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और जुलाई अगस्त 1969 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव हुए और इस दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाई मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के साथ 24 अगस्त 1969 को वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति बने और उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 23 अगस्त 1974 तक वे राष्ट्रपति रहे। 24 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति बने। ये दूसरे राष्ट्रपति थे कि जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। लगभग 2.25 साल बाद 11 फरवरी 1977 को फखरुद्दीन अली अहमद साहब का निधन हो गया और उनके निधन के बाद उनका जो कार्यभार संभाला 5 महीने के लिए बीडी जत्ती वे राष्ट्रपति बने कार्यवाहक। 1977 में राष्ट्रपति का चुनाव जब हुआ तो उस चुनाव में जीत के बाद 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीवा रेड्डी देश के 6ठे राष्ट्रपति बने और यहीं से परंपरा शुरू हुई देश के राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई को लेने की और जिसके बाद से वो परंपरा आज तक जारी है। यानी कि इसके बाद से आज तक जो भी राष्ट्रपति बने उनका 5 साल का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा होता है और अगला जो राष्ट्रपति बनता है वो 25 जुलाई को शपथ लेता है। अब तक 9 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली, चाहे वो ज्ञानी जैल सिंह जी रहे, वेंकटरमन जी रहे, चाहे उसके बाद में और आज की तारीख में चाहे हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को पूरा होगा और 25 जुलाई 2022 को देश के नए राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करेंगे जो चुनाव जीत कर आएंगे, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतें या यशवंत सिन्हा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव पर जो विशेष सीरीज हम जारी करने जा रहे हैं उसकी पहली कड़ी आज हमने शुरू की और उसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एक तो यह तय हुआ कि नॉन सीरियस कैंडिडेट ना आए, दूसरा अगर राष्ट्रपति पद का किसी हालात में खाली हो तो कुर्सी उस हालात में कुर्सी कौन संभाले, और तीसरा कि 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ क्यों होती है। तो दोस्तों, हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो आपसे एक प्रार्थना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और उन्हें शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।